इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आप मतलब सरपंच पद की ओर क्यों अग्रसर हो रहे हैं? इतने साल से जब काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं मेरे गांव में काम नहीं कर पा रहा हूँ। राजनीतिक रूप से अगर मैं देखूँ तो महात्मा गांधी का जो मूवमेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा। देश इतना अधिक विकास कर चुका है, आज विश्व की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो देश का कहीं तीसरे चौथे नंबर पे भी नाम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आज भी क्या देश के अंदर छुआछूत और भेदभाव जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती? नमस्कार, जीआरजी परिवार में आपका स्वागत है। सरपंचों की आवाज के मुहिम के तहत आज एक सरपंच उम्मीदवार के साथ वापस जीआरजी परिवार जो है बातचीत करने जा रहा है। ये भाई साहब, इनके बारे में बता दूं, नाम है रक्षित कुमार जी और गांव झुंझारपुरा, तहसील रवेदर, जिला सिरोही। सिरोही से ये जो है जीआरजी स्टूडियो में पधारे हैं। मतलब दक्षिणी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान तक इन्होंने जो सफर तय किया है। अपन बातचीत करेंगे कि ये किन मायनों को लेकर के, किन बातों को लेकर के और किन संघर्षों को लेकर के सरपंच पद की दावेदारी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रक्षित जी, आपका जीआरजी स्टूडियो में, जीआरजी परिवार में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि आप मतलब दक्षिणी राजस्थान से ठेठ हम तक पहुंचे और जीआरजी परिवार को आपने एक अवसर प्रदान किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि मतलब हमारी जो ये जीआरजी परिवार की शाखाएं हैं ये राजस्थान में धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही है आपके आशीर्वाद से। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि गावरी गूंज जो आपका यूट्यूब चैनल है ये हमारा एक तरह से परिवार है जी। और ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पर है जी। और आपने मुझे अवसर दिया है, बोलने का मौका दे रहे हैं। मतलब मैं अपने गांव के बारे में, अपने बारे में कुछ बताने की इच्छा रखता हूं। जी जी। आपने मुझे आमंत्रित किया है इसके लिए। और गावरी गूंज यूट्यूब चैनल जो आपका है जी। उनको मैं, और जो भी आपके सब्सक्राइबर है, जो भी साथी हमको सुनेंगे, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित जी। मैं सबसे पहले आपकी शिक्षा के बारे में और आपके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। जी, मैं राजस्थान के सिरोही जिले का जो रेवदर तहसील है, रेवदर तहसील का एक छोटा सा गांव है जूजापुरा। जूजापुरा बेसिकली ये गुजरात बॉर्डर के बिल्कुल करीब सटा हुआ गांव है। एक तरफ ये उत्तर दिशा में, मतलब जालोर से इसका बॉर्डर साझा होता है और वहीं पश्चिम में अगर हम देखें तो इसकी जो बॉर्डर लगती है वो गुजरात से लगती है। भौगोलिक रूप से ये गांव बिल्कुल सिरोही जिले का जो नक्शा है उससे बिल्कुल ही थोड़ा अलग पड़ता है। क्योंकि सर अगर आप देखेंगे तो बामनवाड़ा जो गांव है, रुपावटी गांव है, ये हमारे जो गांव जूजापुरा और माटासन है इसको पूर्वी ओर से बिल्कुल घेरे हुए हैं। अगर हम दक्षिणी ओर से बात करें तो दक्षिणी ओर से गुजरात का एक गांव पड़ता है, तो वो जो गांव है वो हमारे गांव को मतलब घेरे हुए है। तो उसके बीच में दो सिरोही जिले के बाद में ये गांव आते हैं। तो ज्योग्राफिकली हम देखें तो ये बहुत ही मतलब बिल्कुल एक आइलैंड की तरह दिखते हैं नक्शे में अगर आप देखेंगे तो। अच्छा। तो जूजापुरा में मेरा मतलब जन्म हुआ 1992 में। और उसके बाद में मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो पास में ही हमारा जो रेवेन्यू विलेज है माटासन, जो कि हमारी ग्राम पंचायत, पूर्व ग्राम पंचायत जो बाट के अंतर्गत आता है। तो जूजापुरा में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में मेरे जो पेरेंट्स है वो खेती करते हैं, किसान है और बहुत गरीब पृष्ठभूमि से मतलब मैं आता हूँ सर। और तो मेरा मतलब मूलतः जो जीवन है वो गांव से ही शुरू होता है। बचपन एक शुरू होता है वो गांव से ही शुरू होता है। अच्छा। तो 8वीं तक की जो स्टडी मैंने की वो माटासन से ही पढ़ाई करी। उसके बाद में मैंने रेवदर में 9वीं और 10वीं किया। उसके बाद 2 क्लास सिरोही से न्यू बिल्डिंग गवर्नमेंट स्कूल है वहां से मैंने किया। और उसके बाद में मेरा मतलब जो एग्रीकल्चर साइंस में मैंने किया है सर। और उसके बाद मैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए उदयपुर गया। अच्छा। जहां पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसका एक महाविद्यालय है राजस्थान कृषि महाविद्यालय। अच्छा। उसमें मैंने 4 साल की एक ऑनर्स डिग्री है वो डिग्री हासिल की। और उसके बाद में मैंने एनजीओ सेक्टर में मैं काम करना शुरू किया। अच्छा। साथ ही साथ मुझे लगा कि हाँ, मेरा रुझान थोड़ा कानून की तरफ बढ़ रहा था, थोड़ा लॉ को समझना चाह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाह रहा था और देश की कानून व्यवस्था क्या है, विधि किस तरह से काम करती है, इसको समझने के लिए फिर मैं विधि स्नातक भी हूँ, मैंने एलएलबी भी किया है। अच्छा। तो ये मेरी मतलब सर शिक्षा है। मतलब आपने एलएलबी कर रखी है? जी सर। यानी आज हमारा जो पहला है वो बहुत पढ़े लिखे आदमी से पढ़ा है, यूं है ना, यूं माने? ऐसी कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात है, आपने बहुत एक संघर्ष को जिया है। वैसे देखा जाए तो मतलब सामान्य पृष्ठभूमि से उठ करके और इतना संघर्ष किया, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे आपने बताया कि आप किसी एनजीओ में काम करते हैं। जी जी। तो आप एनजीओ में काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें से आपकी अच्छी अर्निंग जो है वो हो जाती होगी, अच्छा पैसा आप वहां कमा लेते होंगे। तो उसके बाद जो है
इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आप मतलब सरपंच पद की ओर क्यों अग्रसर हो रहे हैं? सरपंच का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? सर वैसे तो एनजीओ में केवल एक रोजगार है, मतलब एक आमदनी है, अच्छा। एक निजी रोजगार है, मतलब एक मेरा इस तरह से जीवन चल रहा है। हम्म। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इससे बहुत ज्यादा हैंडसम मनी कमा रहा हूँ, हम्म। लेकिन इससे मेरा मतलब खुद का चल जाता है और थोड़ा बहुत घर का। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से घर का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने लंबे समय से मैं अभी एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा हूँ और वहां पर बहुत सारे सीएसआर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और भी फॉरेन फंडिंग से प्रोजेक्ट बजट आता है। अच्छा। उस बजट का जो उपयोग होता है सर, वो गरीब परिवारों के लिए होता है ज्यादातर। जैसे जो मतलब SC ST हैं या फिर कोई भी गरीब और वंचित जो तबका है, उनके लिए उस बजट का इस्तेमाल होता है। अब मैं इतने साल से जब काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं मेरे गांव में काम नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं राजस्थान में सर, उदयपुर, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में अगर हम बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इसके आसपास सभी इन इलाकों में मैंने काम किया है, घुमा हूँ और अंदरूनी इलाकों को देखा है और वहाँ विकास किस तरह का है, लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और एनजीओज जो है वो किस तरह से उनको मदद कर पा रहे हैं। तो अब मुझे ये लगा कि नहीं, अब बहुत हो चुका है। अच्छा। अब मुझे इस दिशा को थोड़ा बदलना चाहिए। जब मैंने देखा कि मेरे गांव में ऐसी बहुत सारी मूलभूत चीजें हैं जो नहीं है सर। मैं राजस्थान में करीबन 2000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें घूम चुका हूँ। अच्छा। तो मैंने देखा कि किन पंचायतों में विकास अच्छा हुआ है, किन पंचायतों में अभी भी पिछड़ापन है, इसका क्या कारण है। तो वो बुनियादी चीजें मेरे धीरे धीरे समझ में आई। तो फिर मेरा मन हुआ कि हाँ, अब सरपंच के लिए उम्मीदवारी करना मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो है दाव लगा ही देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो इसीलिए कि अब मुझे जरूरत सी लगी है कि मैं जो सामाजिक कार्य जो इतने टाइम से बाहर कर रहा हूँ, क्यों ना मैं मेरे गांव में अभी गांव को समय देना चाहिए। तो काफी टाइम से गांव से बाहर होने का एक नुकसान भी है कि गांव को बेहतर ढंग से अगर समझना है तो एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ में जाना मतलब जरूरी लग रहा है सर मुझे। वैसे आपने बताया, वैसे आपकी शिक्षा के बारे में बात करें तो आपने काफी अच्छी शिक्षा बताई। तो इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी आप सरकारी सेक्टर में नहीं गए, या तो आपने प्रयास नहीं किया या फिर मतलब आपकी रुचि सरकारी सेक्टर में नहीं थी, इसका क्या रीजन रहा, थोड़ा बताएंगे आप? देखो, सच बताऊं तो मैं तैयारी तो करता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन साथ साथ में जॉब भी बहुत जरूरी है। अब फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं मतलब पूर्ण रूप से घर पर डिपेंड नहीं रह सकता था। तो मतलब मेरा यह है कि आमदनी होनी बहुत जरूरी थी सर्वाइव करने के लिए। और आप सर जानते हैं कि आज के समय में सर्वाइव करने के लिए कम से कम आपके पास 20-25 हजार रुपए मंथली मतलब चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब मैं जॉब को छोड़ नहीं पाया और जो तैयारी है वो पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी मतलब जो ताकत कहते हैं कि पूरे समर्पण के साथ जो होनी चाहिए, वो ईमानदारी से बताऊं तो नहीं कर पाए हैं। अच्छा। तो इसका मुझे मन ही मन दुख है, क्योंकि मेरे लिए वो जॉब भी बहुत जरूरी थी। तो क्योंकि आप जॉब में अगर रहेंगे तो फिर वहां भी ईमानदारी से आपको काम तो करना ही पड़ेगा, वहां भी आपको बैठे बैठे कोई पैसा नहीं देने वाला है। तो यही एक कारण रहा कि मैं तैयारी करने के बावजूद भी शायद उसमें सफल नहीं हो पाया हूँ। वैसे आपने जो बात बताई कि मतलब किसान परिवार से आता हूँ, ये बात वास्तव में सत्य है कि मतलब आज भी इस दौर में भी आधुनिक युग की बात करें, बहुत से दावे कर लेती है सरकारें, परंतु कहीं न कहीं किसान आज भी पिछड़ा हुआ है। और इसी बात को देखें तो आपने कहा कि मूलभूत सुविधाएं अपने गांव की आपने कमजोर बताई। तो मतलब लंबे समय से देखा जाए तो चुनाव भी हो रहे हैं, सरपंच भी जीत के आ रहे हैं, तो आपके उस क्षेत्र में मतलब इतनी मूलभूत आवश्यकताएं जो है उनकी कमी होने के मुख्य कारण क्या है? या तो वहां का जो सरपंच दावेदार होता है वो निष्ठावान नहीं है, या फिर वहां की जनता जागरूक नहीं है। एक्चुअली सर, इस बात का जो जवाब है वो शायद जनता की ताकत में ही है। जनता की जागरूकता के ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप किस तरह का सरपंच किस जिम्मेदारी के साथ चुनते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने अपने वोट की कीमत लगा दी, अगर आपका वोट आपसे बिक गया, आपने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरे 5 सालों का भविष्य ध्यान में रखकर अगर वोट नहीं किया, बिल्कुल, तो आप मतलब वो नेक्स्ट अगले जो 5 साल है वो तय कर लेते हैं उसी टाइम। जैसे ही आपका वोट बिका, आप तय कर लेते हैं कि आपका 5 साल कैसा होने वाला है। क्योंकि जो भी अगर आपसे वोट किसी भी नाम पर अगर खरीद लेगा, आपसे मतलब परचेज कर लेगा सर, तो फिर आप कैसे विकास की उम्मीद कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
जनता को ही ये निर्धारित करना पड़ेगा कि अब तक जो भूल हो चुकी है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसी भूल अब नहीं होनी चाहिए। सोच समझकर मतदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा विकास चाहिए तो कहीं न कहीं मतलब आपकी बात को सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियां जनता से हुई है और कुछ जो लोग आए हैं वो भी इतने मतलब साफ सफाई के नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप धीरे धीरे जैसे आपने अपने कानून और राजनीति से संबंधित रुचि बताई, जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप मतलब पर्सनली किसी नेता को पसंद करते हैं या फिर किसी नेता के ऐसी बातें जो आपको आकर्षित करती है और आपको मतलब राजनीति की ओर खींचती है? देखो सर, दो नेता है। राजनीतिक रूप से अगर मैं देखूं तो महात्मा गांधी का जो मूवमेंट है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और जब आपने कानून की बात कही तो इसमें कोई संकोच ही नहीं है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं, उनका जो भारत के संविधान में उनका जो कंट्रीब्यूशन योगदान है वो सर्वमान्य है, सब जानते हैं। और हम साहब का जो इस देश के संविधान निर्माण में जो योगदान रहा है वो वास्तव में एक अटूट योगदान रहा है। डॉक्टर साहब की बराबरी शायद ही कोई कर सकता है, संभव नहीं है वो चीज, वो तो वास्तव में पूरा देश जानता है। बिल्कुल, तो वही हमारी एक प्रेरणा है कि उनके विचारों को मतलब हम प्रासंगिक मानते हुए पूरे राष्ट्र का अगर विकास करना है तो उसकी शुरुआत वो ग्राम से करनी पड़ेगी। और गांव में जो सभी समुदाय हैं उनके साथ में सर अगर ईमानदारी निष्ठा के साथ सभी के साथ बिना भेदभाव के काम करेंगे, सभी गांवों के साथ, तो मुझे लगता है कि वो स्वप्न जो गांधी जी का भी सपना रहा है और डॉक्टर अंबेडकर का भी यह सपना रहा है कि गांव को अगर विकसित करना हो तो ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना होगा, जैसा महात्मा गांधी भी चाहते थे। तो इसकी शुरुआत अगर राष्ट्र प्रेम की शुरुआत एक युवा के तौर पर अगर हम यूनिट स्तर पर करना चाहते हैं, छोटी इकाई के रूप में, तो मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत से बढ़िया कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल, आपने दोनों के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। यूं कहें तो कहीं न कहीं कई विचारों पर दोनों के आपस में टकराव भले ही रहे, परंतु उनकी जो देश के प्रति निष्ठा थी वो अटूट थी। सर आप इन्हें आदर्श मानते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं इसी के साथ आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप सरपंच पद की दावेदारी करेंगे तो आपकी ऐसी कौन सी प्राथमिक योजनाएं जो है वो रहेगी जिससे आप मतलब शुरुआत में उनको मजबूत करते हुए ग्राम को या फिर जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि आपके जो ये 5 साल है ये व्यर्थ नहीं जाएंगे? तो सर सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी रहने वाली है कि अभी तक हमारी ग्राम पंचायत में वे लोग जो मतलब भेदभाव के शिकार हुए, अच्छा, जो योग्य लाभार्थी होते हुए सरकार की योजनाओं से वंचित रहे, छोटे छोटे मतलब जो काम बहुत आसानी से पंचायत स्तर पर हो सकते थे, वो लोग मेरी प्राथमिकता पर रहने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब देश इतना अधिक विकास कर चुका है, आज विश्व की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो देश का कहीं तीसरे चौथे नंबर पे भी नाम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आज भी क्या देश के अंदर छुआछूत और भेदभाव जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है? ये चीजें अपने को देखने को मिलती है सर, ग्रामीण स्तर पर अभी भी मिलती है। शहर काफी आगे निकल चुके हैं। अच्छा, गांव अभी भी चल रहे हैं लेकिन उनकी गति धीमी है। मतलब जातिगत आज भी भेदभाव है, होता है, मतलब वो एक माइंडसेट है, धीरे धीरे उसमें समय लगता है सर। उसको हटाने में मतलब ये एक दिन का काम है नहीं। और लोग जो मतलब जहां से होता है वो लोग भी अब महसूस करते हैं कि भाई अब बस बहुत हो गया है। अच्छा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी जो जिनसे हो रहा है गलती से, क्योंकि वो भी वो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके ऊपर भी वो आ गया है बस पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। और जिनके ऊपर हो रहा है वो लोग तो परेशान है ही। तो दोनों मिलकर अब एक प्रयास कर रहे हैं कि भाई हाँ अब बहुत हो गया है, अब धीरे धीरे इसमें हम सुधार करेंगे। ऐसी मानसिकता को मतलब मैं देख पा रहा हूँ सर। जी मतलब जैसे आपने बता दिया छुआछूत, इसको आप जो है जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे, और भी आप कोई प्रयास करेंगे जो शुरुआती दौर से काम कोई करेंगे? सर अभी जो ग्राम पंचायत है हमारा, ये नवसृजित ग्राम पंचायत बनी है। अच्छा, जिसमें मोरवाड़ा गांव है, मोरवाड़ा, माटासन और जुजापुरा। अब ये तीनों गांव है जिनके पास ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है। बिल्कुल ही नई ग्राम पंचायत है, कोई ढांचा नहीं है सर, कोई भी जो संस्थान है, केवल स्कूल है बस, और PHC है, आंगनवाड़ी भी ढंग से बने हुए नहीं है। तो कहने का मतलब सर ये है कि अभी बहुत सारी बुनियादी ऐसी चीजें हैं, चाहे ग्राम पंचायत भवन हो, चाहे पटवार भवन हो, चाहे कृषि भवन हो, चाहे पशु स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जो हॉस्पिटल है वो भी PHC पे सर आज से 20-25 साल पहले बने हुए हैं। अच्छा, तो उनमें अपग्रेडेशन की बात है, आंगनवाड़ी की बात है,
और जो हमारे युवा साथी हैं जिनको रोजगार की तलाश में रहते हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और रोजगार मेलों का आयोजन करने का मैं विचार रखता हूं सर। मतलब आपने जैसे युवाओं के रोजगार की बात की, तो ये वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। एक अभी की हाल ही का मुद्दा है, शायद उसका स्थान का नाम मैं भूल रहा हूँ, पर वहां पर एक छोटी सी भर्ती थी जिसमें लगभग 8500 जो है बच्चे वो एग्जाम देने के लिए आए। तो इसको देख करके ये स्पष्ट पता चलता है कि मतलब देश के अंदर बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है। आपके दिमाग में, रक्षित जी के दिमाग में इस प्रकार के क्या विचार चल रहे हैं कि वे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य करेंगे? युवाओं को सर रोजगार से जोड़ने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि युवाओं के आजीविका का सोर्स बढ़िया क्या बन सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे गांव में ज्यादातर जो युवा है वो मतलब आजकल तो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी युवा जो कुछ गांव में है उन्हें मैं चाहता हूँ कि वो कृषि विज्ञान में, एग्रीकल्चर में स्किल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लो जैविक खेती का ध्यान हो, किसी को वर्मी कंपोस्ट बनाने आता हो, इस तरह की चीजें, और भी जैसे सोलर एनर्जी को लेकर काम चल रहा है। तो स्किल्स की जरूरत है सर, बिना स्किल के किसी को आज जॉब नहीं मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर किसी के पास मान लो आपको मोटरसाइकिल भी अगर फिट करने आती है तो ये एक स्किल है, किसी को आएगी तो रोजगार मिलेगा। मेरा प्रयास वही रहेगा कि युवाओं को देखते हुए उनकी इच्छा के मुताबिक वो क्या चाहते हैं, किस दिशा में वो करना चाहेंगे, उस स्तर का मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए ओरिएंट करेंगे। और इसी के साथ क्या रक्षित जी ऐसा काम करेंगे कि छोटे छोटे उद्योग धंधे जो है, बच्चे उन चीजों में रुचि भी रखते हैं परंतु कहीं ना कहीं उनके पास आय के स्रोत नहीं है, या फिर शुरू करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मतलब आप सरकार से उनको सहायता दिलाने का कार्य करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे एमएसएमई स्कीम्स के तहत केंद्र सरकार से बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, और हमारे जो पंचायत, मैंने आपको सर बताया है कि तकरीबन 60% से ऊपर एससी और एसटी का बाहुल्य है, और उनके लिए बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनमें उनको सब्सिडी मिलती है। तो उनके साथ उनको एंगेज करना, मतलब एक बहुत बड़ा मेरा फोकस सर ये भी रहेगा कि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस व्यक्ति पर जो योजना सुटेबल होगी उससे उसको लाभान्वित करेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि उन्हें लाभान्वित करना है। तो लगभग पंचायत का आधे से ज्यादा काम तो यहाँ पर ही हो जाता है। ये बात है सर। ये बहुत अच्छी आपकी जो है वो योजना है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब आप किस गाड़ी का शौक रखते हैं? गाड़ी तो सर फिलहाल तो शौक तो मेरे को सच बताऊं तो नहीं है। अच्छा। मेरे को बस बैठना अच्छा लगता है उसमें। बैठना अच्छा लगता है। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं शौक तो है परंतु आप ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे कौन सी। तो जैसे ही रक्षित जी चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद मतलब कौन सी गाड़ी लाना पसंद करेंगे, स्कॉर्पियो या फिर अपने ये फॉर्च्यूनर या कोई दूसरी? सर मेरा ख्याल ये है कि फॉर्च्यूनर और ये सब चीजें तो मैंने देखी है रील में। अच्छा। तो मैं रील का मतलब सरपंच नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे रियल में धरातल पर काम करना है। मतलब आप धरातल से जुड़ना चाहते हैं। लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे लोग परेशान हैं, चाहे वो रिश्वतखोरी है, चाहे वो भ्रष्टाचार है पंचायत में जो मतलब चल रहा है सर, उसको मुझे जड़ से मिटाना है। सरेआम चलता है, देखने को मिल रहा है। वो मैकेनिज्म मुझे एस्टेब्लिश करना है, वो किसी भी कीमत पे अगर मैं जीतता हूँ तो मैं 100% इंश्योर करूंगा। मतलब आप भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये मेरा अगला यही सवाल था परंतु आपने पहले ही बात बता दी कि आजकल वर्तमान समय में सोशल मीडिया का ये दौर है, इसमें ये अपने को देखने को मिलता है कि मतलब ज्यादातर लोग ये जो है सरपंचों के ऊपर यूं कहें तो आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि जब शुरुआत में इनके पास कुछ नहीं था, सरपंच का चुनाव जीतने के बाद ये जो स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां ले, कहीं ना कहीं इनमें सरपंचों का खुद का मतलब हस्तक्षेप होता है भ्रष्टाचार करने। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी बजट आता है उस बजट मतलब बजट जो आता है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो बजट सरपंच के अकाउंट में ही जाता है या उसकी निगरानी में सब कुछ होता है। अच्छा। उसको सब कुछ पता होता है, बस वो आंखें बंद रखता है। अच्छा। तो यहाँ जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि गांव में लोग पहले से ही परेशान हैं। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी गांव का एक सामान्य आदमी, एक किसान आदमी, एक मजदूर आदमी साइन भर के लिए मतलब उससे पैसा मांगा जाए, कोई कर्मचारी उससे अगर पैसा मांगे उसको परेशान करे, तो ये क्योंकि मैं अगर जनप्रतिनिधि मान लो होऊंगा सर, तो मेरा ये दायित्व है, क्योंकि मैं उनकी लीडरशिप करूंगा, मुझे उनकी आवाज बनना है। तो निश्चित रूप से मतलब मेरा उनका शुरू पे ही दबाव रहेगा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे उनके ऊपर मेरा प्रेशर शुरू से ही रहेगा। बिल्कुल सर, आपकी बातें सुनकर लगता है कि वास्तव में आपके जो विचार है वो बड़े अच्छे विचार है।
और आपने जो ये बात कही है कि प्रत्येक जो होने वाला अपराध है ग्राम स्तर का या भ्रष्टाचार यूं कहें तो ये सरपंच की निगरानी में होता है। बिल्कुल आपकी ये सही बात है, क्योंकि सरपंच गांव का प्रथम नागरिक होता है और उससे सारी जानकारियां होती है। सर मैं इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अपना जो राजस्थान सहित भारत जो देश है इसके अंदर जो कृषि है वो बहुतायत मात्रा में की जाती है। देश की अर्थव्यवस्था यूं देखा जाए तो कृषि पर आधारित है। तो इसी के साथ मतलब आप किसानों की कौन कौन सी समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको आप जो है जड़ से खत्म करने का प्रयास? किसानों की सर सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो है किसान अंधाधुंध तरीके से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। लेकिन अभी अभी कुछ सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि उसे कुछ रासायनिक उर्वरकों की समय पर उपलब्धता नहीं मिलती है। दूसरा कि उनके मान लो कोई पेंशन संबंधी समस्या है तो वो उनके साथ नहीं हो पाती है। और खेत मैंने कहा कि सर लगातार जो केमिकल्स और उनकी वजह से बिल्कुल ही पॉइजनस हो गए हैं। मेरा ये ध्यान रहेगा क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र बामनवाड़ा जो कि जालोर जिले में पड़ता सर, बिल्कुल हमारे गांव से सटा हुआ है। मैंने कहा जालोर जिले का बामनवाड़ा, मैंने शुरू में बताया था। तो बामनवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र जालोर का लगा हुआ है। मेरी ये भी प्रायोरिटी रहने वाली है कि माटासन, जुजापुरा और मोरवाड़ा क्योंकि इनसे घिरे हुए हैं तो उन तीनों गांवों को उस केवीके से अलाइन करना है ताकि हमारे किसान जो आज तकनीकी दक्षता की वजह से एग्रीकल्चर की एडवांसमेंट जो टेक्निक्स हैं उनसे अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। वो केवीके के साइंटिस्ट उन खेतों तक जाएंगे और किसान खुद वहां तक जाएगा केवीके तक। उनको अलग अलग प्रशिक्षण, उनको पूरा सपोर्ट, उनको उच्च स्तरीय वैरायटीज जो अच्छी नस्लों की, अगर हम ये सब चीजें कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि किसान की समस्याएं अपने आप कम होगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल आप मतलब किसानों को आधुनिक तरीके से कृषि करने की ओर अग्रसर करेंगे। बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी पहल आप जो है ये करेंगे। इसी के साथ यूं कहूं तो हालांकि मैं भी एक बार मंडार की तरफ गया था घूमने के लिए, वो चीजें मैंने भी देखी। वैसे बहुतायत मात्रा में ये देखने को भी मिलता है कि आवारा पशु जो है वो बहुत ज्यादा किसानों को परेशान करते हैं। जैसे हमारे इस क्षेत्र में कहें तो मतलब जैसे कहें भंडूरे जो है वो मतलब किसानों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इसी प्रकार के आपके उस साइड भी जब मैं शाम को वहां रहा, गौशाला में रहा था हालांकि मैं, तो वहां पर मैंने जो है वो चीजें मुझे देखने को मिली। तो मतलब आप उन चीजों से कैसे निजात दिलाएंगे किसानों को? बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे ग्राम पंचायत में। जो भी 3 गांव आ रहे हैं, तीनों गांवों में लगभग सभी किसान आवारा जो गाय है या सांड है इनसे ज्यादा परेशान है। अब गाय और सांड है तो मतलब लोग सीधे तौर पर उनको कोई चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, उनको मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। गाय हमारी माता है तो वो चोट वाली तो बात। बिल्कुल तो एक गो माता है तो उसको लोग ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन रात भर किसानों को जागना पड़ता है। अब क्या किसानों ने क्या किया सर, जगह जगह पर झटका मशीन से तारबंदी किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो आवारा पशु मान लो उसको तोड़कर कभी अंदर चले जाते हैं। तो जो पालतू पशु हैं मतलब उनके साथ कभी मुठभेड़ और आपस में टकरा जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं वो, तो उनके चोट लगने की संभावना रहती है। और मान लो कभी कोई तार में आवारा पशु फंस गया तो उसके मरने की संभावना रहती है। फिर आवारा पशुओं की वजह से आपस, जैसे मान लो बाइक वगैरह जा रहे हैं आ रहे हैं, शाम के टाइम लोग दूध भरवाने के लिए जाते हैं ना, तो दुर्घटना की संभावना रहती है। अब सर इसका मतलब मुझे जो अभी तक एक वो लगा है कि इनको आप तो पशु शरण स्थल एक तो बना लो, या फिर आप जैसा गौशाला जैसा बना दो। थोड़ा एरिया आप अच्छे से मतलब 3000 स्क्वायर मीटर पंचायत स्तर पे। हाँ, पंचायत को ही करना है। ये पंचायत का ही कार्य है कि कोई भी पशु आवारा नहीं घूमे हैं पंचायत में। अगर मान लो घूमता हुआ पाया गया तो उसका जिम्मेदार एकमात्र कोई होगा तो वो पंचायत ही होगी। तो सबसे पहले इन आवारा पशुओं का उचित प्रबंधन होना बहुत जरूरी है सर। अगर हम उनको पशु शरण स्थल में रखेंगे तो फिर उनका खाद वगैरह, दूध जो भी है, एक आय सृजित की जा सकती है और पंचायत के किसी आदमी को रोजगार दे सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं इस तरीके से प्लान करने का मेरा ऐसा विचार है कि तीनों गांवों को एक बार मीटिंग बुला के लोगों में चर्चा करके उन सबकी सर्वसम्मति से कि क्या होना चाहिए, क्योंकि एक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए सोचना पड़ेगा। एक दिन की बात नहीं है, लगभग 5 साल और इसके आगे भी ये चलता रहे, वैसे कुछ मैं योजना मतलब सोचता हूँ दिमाग में। जैसे आपने ये योजना बताई कि मतलब जिससे दोहरा फायदा है वो होने वाला है कि मतलब किसानों को भी नुकसान नहीं होगा और ग्राम पंचायत को भी एक जो है आय का स्रोत नया मिल रहा है। और उसमें ये भी फायदा होने वाला है कि मतलब जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे यूं कहें तो इस समस्या के समाधान के साथ साथ कुछ
लोगों को, बेरोजगारों को मतलब वहाँ रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी अच्छी पहल है। जी जी। यूं कहें तो इसी के साथ मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर भले कुछ भी बातें करें, परंतु जातीय इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा अभी भी देखने को मिल रहा है। जी जी। तो कहीं ना कहीं धरातल की जो राजनीति होती है वहां पर भी, वहां बहुत मात्रा में होता है ये। बिल्कुल। और जातीय इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आपकी ग्राम पंचायत में भी ये समस्या आपके सामने आएगी, तो इससे आप किस प्रकार निपटने का कार्य करेंगे? बिल्कुल सर, मेरी प्रायोरिटी रहेगी जाति से ऊपर उठकर व्यक्ति को देखना कि गांव में किस तरह की मूलभूत ऐसी परेशानी है जो सबके लिए आम है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो वो सभी को समान रूप से देखना पड़ेगा। तो अगर मैं उनको बिना भेदभाव के देखूंगा और मूलभूत जो मतलब समस्याएं हैं उनको अगर मैं पहचान और चिन्हित कर पाऊं, तो मेरे को लगता है कि मैं सही ढंग से काम कर पाऊंगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो हमारे पंचायत में कोई भी एक दिव्यांग है, मान लो उसकी जाति चाहे कोई भी हो, वो जनरल का भी हो सकता है, वो ओबीसी वर्ग का हो सकता है, वो कोई भी एससी एसटी वर्ग का हो सकता है, लेकिन अगर मान लो उसको सही समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मान लो एक सरपंच होने के नाते अगर बनता हूं तो, कि उसे सही टाइम पर पेंशन मिले। तो गांव में जो भी योग्य लाभार्थी है सर, उनको चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके काम सभी समय पर होने चाहिए, यही प्रायोरिटी है। जाति से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। यानी आप जो है जाति से ऊपर उठकर के इस कार्य को अंजाम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। इसी के साथ जो है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा महिला सशक्तिकरण को लेकर के। अभी भी देश के अंदर जो है ये एक बड़ी और गहन समस्या है। देखा तो मतलब प्रत्येक दिन देश के अंदर बहुत सी लड़कियां गायब होती है। मतलब उनमें से बहुत सी लड़कियां ऐसी है जो मिलती भी नहीं है, उनकी कोई सुध भी नहीं लेता है, गरीब परिवारों से आती है और उनकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता है। तो आप अपने क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को कैसे मजबूत करेंगे, किस प्रकार से बढ़ावा देंगे? देखिए सर, महिला सशक्तिकरण ये वास्तव में एक बहुत ज्यादा आज के समय में एक ऐसा जिम्मेदारी भरा मतलब वो काम है जो कि मुझे लगता है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर ये मतलब पूछा जाना चाहिए और इसके लिए एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपका सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मैं समझ रहा हूँ कि जो भी गांव में हमारे जितने भी माताएं और बहनें हैं, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन सही होनी चाहिए। उनके लिए जो भी मतलब स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है उनको सही अलाइन होना चाहिए। देखो मतलब कोई भी बहन अगर पढ़ी लिखी है और फिर भी उसको रोजगार कोई नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब वो फिर डिस्टर्ब होने की प्रॉब्लम है ना। तो उसको सही एक प्लेटफॉर्म मिले, वो मेरी कोशिश रहेगी। और गांव में क्या है कि समय समय पर जब हम मीटिंग करेंगे, तो महिलाओं के साथ जब मीटिंग होगी, बहनों के साथ जब चर्चाएं होगी, तो उनको अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि उन महिलाओं के अधिकार क्या है। जब पढ़ाई लिखाई और शिक्षा से जो जागरूक होगी, कानून की अगर उन्हें समझ होगी, तो मेरे को लगता है कि वो खुद अपनी रक्षा कर पाएगी। पुरुष को उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद सक्षम है आज के समय में, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल जी सर, ये तो आपकी बात सही भी है। देखने को भी मिलता है कि आज बेटियां जो है बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही। इसी के साथ जैसे आपने बैठक की बात की, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अपनी जो ये प्रशासनिक इकाई है, इसमें सबसे छोटे और अपन कहें निचले स्तर से कहें तो सरपंच जो होता है, सरपंच के साथ एक और चुनाव होता है वार्ड पंच। जी जी, जो मतलब ग्राम की ही इकाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु वार्ड पंच का चुनाव तो जरूर होता है, पर 5 साल की उस कार्यकाल में वार्ड पंच से कभी भी कोई बैठक नहीं की जाती है, उसे कभी बैठक में नहीं बुलाया जाता है। हालांकि संविधान और नियम यह कहता है कि निश्चित समय पर निश्चित बैठकों की संख्या भी तय की गई होती है, बिल्कुल। परंतु ये कभी हुआ नहीं कि उनकी बैठक हुई। तो आप मतलब सरपंच पद पर रहते हुए क्या अपने वार्ड पंचों से राय लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है सर। बिना वार्ड पंचों के सरपंच कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की पूरी पंचायत की जो समस्याएं अगर कहीं से आएगी, तो इसका सबसे बढ़िया अगर कोई सोर्स है तो वो वार्ड पंच है। मान लो कि मेरी ग्राम पंचायत में 9 वार्ड है, तो पहली बैठक मतलब वार्ड पंचों के साथ जब होगी, तो वार्ड पंचों को बोल दिया जाएगा भैया अपने इलाके में जाइए, अपने वार्ड में जाइए, अपनी प्रॉब्लम पता करके आइए, लोगों की राय लेकर आइए, लोग क्या कह रहे हैं, समस्याएं क्या है। तो वो सोर्स है। गांव के लोग सबसे पहले अगर कोई बताएंगे वार्डवासी, तो किसको बताएंगे सर? वार्ड पंच को ही बताएंगे। वार्ड पंच को जब बताएंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो कहने का मतलब वार्ड पंच एक बहुत बढ़िया मतलब सबसे छोटी इकाई वार्ड पंच है। सरपंच से भी अगर छोटे स्तर पर अगर देखें तो वार्ड पंच ही है। और मेरे को लगता है कि पूरी पंचायत का अगर
समन्वित विकास करना है। अगर चारों कोनों में पहुंचना है पंचायत के विकास के संदर्भ में, तो ये वार्ड ही है, इन वार्डों के जरिए ही आप जा सकते हो। और वार्ड का प्रतिनिधि वार्ड पंच है, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर मीटिंग में उसको होना बहुत जरूरी है। अगर कोई वार्ड पंच नियमित जब भी बैठकें होती है, जब भी ग्राम सभाएं होती है, उसका दायित्व है कि वो उसमें भाग ले और उसकी क्या मांग है और गांव जो वार्ड वासी है उनकी क्या मांग है, उन दोनों का समाकलित होकर सरपंच के सामने प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। और सरपंच का जो एक मैनिफेस्टो बनेगा सर, उसमें उन वार्ड पंचों की समस्याओं का रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि सरपंच ने अपनी मनमानी करके सारी चीजें लिख दी और वार्ड पंचों की समस्याओं को साइड में कर दिया। तो जब ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा सबसे बड़ी एक तरह से एक ग्रामीण पार्लियामेंट है सर, जहां सीधा जनता भाग लेती है। आपने देखा विधानसभा में सीधे जनता भाग नहीं ले रही है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है। संसद में आपने देखा कि सीधे जनता भाग नहीं ले रही है, वहां भी अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सांसद जनता का प्रतिनिधित्व नेता कर रहा है। लेकिन ग्राम सभा एक ऐसी इकाई है जहां सीधे जनता भाग लेती है। तो ये एक इसमें मतलब वार्ड पंचों को तो होना बहुत जरूरी है, जनता का भी होना जरूरी है। तभी मुझे लगता है कि एक पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकते हैं। और मेरा सर एक विजन है कि पूरे राजस्थान की जितने भी जो बेस्ट ग्राम पंचायत है उनके ढांचे को समझना, पहले उनको ढांचे को समझना, फिर उस मॉडल को यहाँ शिफ्ट करना। तो इस ढंग से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इस बात की जैसे ये बात बताई आपने कि पूरे राजस्थान की अच्छी जो अपने ये ग्राम पंचायत है वहां के ढांचे को अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित करना। तो राजस्थान की किसी एक ऐसी ग्राम पंचायत का नाम आपके दिमाग में आ रहा है जहां अच्छा काम हो रहा है, आपको अच्छा लगा? बिल्कुल, मैं झुंझुनू में जब काम किया था, राजस्थान युवा विकास प्रेरक कार्यक्रम में, तब एक बहादुरपुरा करके एक ग्राम पंचायत थी झुंझुनू जिले में। उस ग्राम पंचायत को मतलब वो भारत की बेस्ट ग्राम पंचायत चुनी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के सरपंच जी को मतलब सम्मानित किया था। मतलब वहां मैंने जो सिस्टम देखा था, जितना स्कूल अच्छा था, आंगनवाड़ी अच्छा था, ग्राम पंचायत भवन पूरा मतलब उसके अंदर सारे तकनीकी जो भी आवश्यकता थी वो सब चीजें थी। और लोगों को वहां पर 100% बेनिफिट मतलब लोगों को दिए गए थे, किसी भी योजनाओं में मतलब वो सभी योजनाओं में आगे था। तो वो मतलब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, वहाँ लोग बराबर सक्रिय थे, वहां पर वार्ड पंच सभी सक्रिय थे, वहां पर सरपंच जी थे, वो सरपंच मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय थे। तो सबने मिलकर जो एक बीड़ा उठाया था, तभी उस पंचायत का मतलब इतना बड़ा नाम हुआ। और मैं भी यही सोचता हूँ कि हाँ, हमारी पंचायत में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी उनकी नजर जाए, वो देखें कि यहाँ क्या हुआ है, कुछ इस तरह का। सर इसमें आपने जैसे बताया ये बड़ी अच्छी चीज थी। यूं देखा जाए तो वैसे सरपंच जो चुनाव लड़ते हैं उनमें बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं वे, और हालांकि सरकार की इतनी सीमा नहीं है, सरकार मिनिमम शायद ₹1,00,000 तक का जो है वो उनको छूट देती है कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं। परंतु सरपंच 1,00,000 को छोड़ करके मतलब 1 करोड़ तक का खर्चा करते हैं। ये राजस्थान के अंदर देखने को मिला, ये वास्तविकता है। तो आप कितना कुछ क्या खर्चा करने का प्रयास करेंगे? ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम 1,00,000 से भी कम करें। क्योंकि मेरी प्लानिंग, मेरी योजना मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे सुनेंगे तो मेरी योजना यहाँ पे समझ रहे हो ना, आउट हो जाएगी। तो मैं कुछ अलग रणनीति से लोगों के पास जा रहा हूँ। और मैं किसी भी व्यक्ति को छोड़ नहीं रहूंगा। एवरी सिटीजन ऑफ द विलेज, तीनों गांवों का मैं हर एक व्यक्ति को टच कर रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ, उनके पास बैठ रहा हूँ, जा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनकी समस्याओं को समझ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद आप जिस तरह का बजट बता रहे हैं खर्चे का, शायद मेरा उतना नहीं जाएगा। ऐसा मुझे भरोसा है सर। तो सर आपने जो बात बताई कि मतलब मैं मेरी योजनाएं नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आप योजनाएं नहीं बता रहे हो तो आप जनता तक ये जो पॉडकास्ट है अपनी जो ये बातचीत है ये आपके गांव के लोगों तक भी जाएगी, तो मतलब इसमें आप खुलकर नहीं बता रहे हो तो फिर अपनी योजनाएं उन तक कब पहुंचाओगे? सर देखो, जीतने के बाद वही काम है। अभी क्या है कि ये गुप्त रणनीति होती है व्यक्ति को जीतने के लिए, और जनता तक पहुंचना एक मेरा एक अपना निजी वो है कि मैं लोगों तक किस तरीके से पहुंचूंगा। क्योंकि बाकी लोग, हमें पता है ना वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं। आपने कहा कि सर बजट 2-3 लाख 4-5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो वो बजट जा रहा होगा, उसका कुछ कारण होगा, करोड़ों में जा रहा है ना। और मेरा बजट उससे भी कम रहने वाला है, तो मैं पैसे बहाने वाला तो हूं नहीं, तो मैं कोई और तरीके आजमाऊंगा, मतलब मैं कुछ अलग तरीके से लोगों तक पहुंचूंगा। अच्छा, ये बात है सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
पर कुछ योजनाएं जो आप साझा करना चाहो। चलिए, मतलब मैं बता ही देता हूँ, अब आपने इंसिस्ट कर दिया है तो कि देखिए सर, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, मैं उनकी बात को सुन रहा हूँ, हर एक व्यक्ति तक जा रहा हूँ, हर एक कम्युनिटीज के बीच में जा रहा हूँ और उनको अच्छे से समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इनकी तकलीफ क्या है। मैंने आपको एक बात कही थी शुरू में इंटरव्यू में कि मेरी जो प्राथमिकता रहने वाली है, पंचायत में अब तक ऐसा कौन व्यक्ति है जो योजनाओं से वंचित रहा है, जो भेदभाव का शिकार हुआ है, जो रिश्वतखोरी से परेशान है। मतलब मैं आई एम आइडेंटिफाइंग दोस पीपल सर, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि वो लोग मुझे वोट देने वाले हैं। बिल्कुल, जो मतलब पहले के सिस्टम से परेशान है। हाँ, तो मैं हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता हूँ और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। क्योंकि पंचायतों में अब तक ऐसा रहा है कि चाहे तो लोगों को फायदा मिलता है और उस परंपरा को, उस रूढ़िवादिता को खत्म करना है। बिल्कुल, ये चीज तो देखने को मिली है कि पंचायतों में आज भी बहुत ज्यादा विकास होने के बाद भी कहीं न कहीं जो है किसानों का, आम जन का शोषण किया जा रहा है। ये दरअसल की बात है, ये सच्चाई है। हर कोई कैमरा के सामने इस चीज को कहता नहीं है, बट जीआरजी ने जो ठाना है वो करके रहेगा, सच्चाई और धरातल की बात करता है, धरातल को मजबूत करने का कार्य जीआरजी करेगा। इसी के साथ सर, जो सरपंच की सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, और ऐसे में मतलब जो आपकी सैलरी आएगी उसको आप अपने निजी हित में लगाएंगे या फिर वो सैलरी भी आप जनता को समर्पित करेंगे? सैलरी तो मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि वो निजी हित में ही लगाएंगे, क्योंकि वो इतनी कम ही आएगी जी। सैलरी सरपंच की बहुत कम है ना, तो वो तो मतलब मेरे निजी खर्चों में ही लगेगी। अगर मैं उसको भी कहीं लगाऊंगा तो फिर तो मैं मूवमेंट भी नहीं कर पाऊंगा, और अगर मूवमेंट करूंगा तो फिर तो वो पंचायत के पैसों से होगा, जो कि मुझे करना नहीं है। तो उस पैसे का मुझे एकदम सही यूटिलाइज करना है, और अब पूर्णतः खेती पर निर्भर रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से ये साल का पूरा मतलब जो मैंडेट है वो जनता के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेती है सर। ये तो सैलरी की तो आपने स्पष्ट बात भाई कही कि मतलब सच कहना और सुखी रहना, ये बड़ी अच्छी बात है। इसी के साथ मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो परसेंटेज की बात, वैसे अभी देखा जाए तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, डांगा साहब वगैरह राजस्थान के 3 विधायक हो रहे हैं, जिसमें मतलब वो जो विधानसभा के अंदर जो टेंडर पास कर रहे हैं, जो कार्य करवा रहे हैं, और ठेकेदारों से मतलब खींच तान के 40% का हिस्सा जो ले रहे हैं, मतलब आप भी पंचायत स्तर के जो टेंडर होंगे उन ठेकेदारों से मतलब परसेंटेज और देखो, ये परसेंटेज वाली बात बहुत जिम्मेदारी भरी है। मैं कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं, वैसे तो आप, मुझे पता है इस कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं, बिल्कुल ये बहुत सही बात है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। यहीं पर अंदर बैठने की राजनीति की शुरुआत होती है। बिल्कुल। अब जब मैंने इतनी सारी बातें आपको पहले ही रिवील कर चुका हूं कि मेरा काम ही होगा रिश्वतखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। बिल्कुल। तो सोशल ऑडिट होगी बाकायदा, ग्राम पंचायत में वार्ड पंच हैं, ग्राम सभाएं हैं, और गांव को पूरा अधिकार है कि समय समय पर जब भी मैं जन सुनवाई करूं तो मेरे कामों का हिसाब लिया जाए। बिल्कुल। उसमें तो जनता को सीधा आप आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आप मुझसे आके पूछ सकते हैं कि आपने क्या काम किया है। क्वेश्चन। और दूसरी बात कि आई विल इनवाइट पीपल टू फाइल आरटीआई जी। अगर आप इससे आगे बढ़कर अगर बात करेंगे कि मैं लोगों को आरटीआई फाइल करने के लिए आमंत्रित करूंगा, बिल्कुल, ताकि मेरा काम लोगों में और देख सकें कि भाई देखो आरटीआई से काम खुला है और ये जवाब आए। बिल्कुल। तो वहां अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो फंसेगा कौन? सरपंच ही फंसेगा। सरपंच। तो मतलब इतनी जवाबदेहिता के साथ काम करने की मेरी इच्छा है, क्योंकि देखो सामाजिक सेवा अब तक मैं करता आया हूँ। मैंने कहा कि सर मैं ग्राम पंचायत से बाहर करता आया हूँ, अपने गांव में नहीं कर पाया हूँ, तो इतने साल से बाहर अगर भटक के कर रहा हूँ तो क्यों ना पूरी ऊर्जा गांव में लगवाई जाए। बिल्कुल, गांव में रहने का खर्च भी कम है, मतलब सब कुछ हो सकता है। देखो भाई, आपको राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के अंदर पहले सरपंच पद के दावेदार ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो स्वयं जनता को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, और जब मैं चुनाव जीत जाऊं और आपको लगे कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं तो आप आरटीआई लगाइए। बिल्कुल। वास्तव में ऐसा कोई जो है व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपकी सोच है, बड़ी उम्दा सोच है, बड़े उम्दा विचार है आपके, बड़े अच्छे विचार है। और सर इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो राजस्थान है, कहीं ना कहीं ये वीरों की भूमि रही है, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की पहचान रही है, परंतु वर्तमान समय में जो नशा है ये राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के उन युवाओं को जो है जड़ से, अंदर से जो है
तोड़ने का कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं एक जो है कीट की तरह नष्ट कर रहा है। जिस प्रकार एक खुशबूदार जो फूल होता है उसकी जड़ में एक कीट लग करके उसको जिस प्रकार काटता है, उसी प्रकार नशा राजस्थान के लोगों को काट रहा है। बिल्कुल। तो आप अपने क्षेत्र के अंदर जो नशा है उसको किस प्रकार से उस पर पाबंदी लगाएंगे? इस पे सर 2-3 तरीके की मेरी रणनीति रहेगी, क्योंकि मैं एक सरपंच ही रहूंगा गांव का। बिल्कुल। मतलब फुल कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं होगा, हर तरह से तो नहीं होगा, मैं लोगों को मुट्ठी में नहीं ले सकता हूँ। सही है। एक स्वतंत्र जीवन शैली है लोगों की। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि अब तक जो नशे से वंचित है, अब तक जो इन नशों से दूर रहे हैं, उन लोगों को उससे बचाना है पहले तो, क्योंकि अगर वो भी उसमें आ गए तो फिर संख्या बढ़ जाएगी। तो पहले तो एक सही ट्रैक उनके लिए बनाना है। मतलब जो नशा नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक सही ट्रैक बनाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो कर रहे हैं उनको चिन्हित करना, उनको साइड में करना, उनके लिए फिर उनका नशा सुधार कार्यक्रम से उनको लिंक करना सर। अच्छा। और उसके लिए फिर देखिए सर, नशा सुधार केंद्रों से उनको जोड़ना, उनको लेके जाना या एक्सपर्ट बुलाना गांव में, वो सब पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस है और इसका मेडिकल एक प्रक्रिया है पूरी। अच्छा। अब मान लो अगर कोई शराबी है, तो अगर मान लो कोई बहुत ही मतलब खतरनाक अगर बोल सकते हैं कि भाई हाँ ये तो जबरदस्त आदी है, इसके बिना अब रह ही नहीं सकता है, तो उनके लिए फिर पूरी प्रक्रियाएं, उनको काउंसलिंग, एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की कुछ जरूरत पड़ती है, तो वो सारी प्रक्रियाएं भी चलाने का हम प्रयास करेंगे। मतलब इसके लिए हम अगर कोशिश कर सकते हैं तो हम सरकार से भी ये चीज मांगेंगे कि अगर ग्राम पंचायत को बिल्कुल नशा मुक्त करना है तो उस तरह के एजेंडे पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ एनजीओ जैसे यूएनओ वगैरह हैं, WHO है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। लेकिन अगर मैं कभी कोई ऐसा ड्राफ्ट प्रिपेयर करता हूँ और उन्हें कोई एक रिक्वेस्ट देता हूँ कि भाई प्लीज इन्वेस्ट इन दिस ग्राम पंचायत, हमारे पास इतने ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब शराबी हैं, जिनको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो मतलब आप उनको इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित, उनको इन्वाइट कर, कहने का मतलब ये है सर कि कोई संगठन इस दिशा में आगे आ सकते हैं जी। कोई मतलब जैसे सरकार है तो सरकार से हम, जो चिकित्सा विभाग है उनसे हम कह सकते हैं, और भी बहुत सारे विभाग हैं जो उनको रोजगार से जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, बस करने की कमी है कि इनको इम्प्लीमेंट करना है। मैंने कहा कि हम पूरे राजस्थान में घूम घूम के सब यही करते आए हैं, अब समय आ गया है कि मैं इन सब चीजों को मेरे गांव में लोगों के साथ, हमारे परिवार, जो पूरा परिवार है मेरा गांव, उसमें ये इम्प्लीमेंट करूं बिना किसी कास्ट, क्रीड, डिस्क्रिमिनेशन के। बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी ये जो पहल है वो रहेगी। और इसी के साथ मेरा ये सवाल रहेगा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जो है एक पेड़ माँ के नाम जी योजना चल रही है। बिल्कुल बकायदा एक पेड़ माँ के नाम योजना तो चल रही है, परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक ये समस्या पहुंच चुकी है। आधे से ज्यादा इन जिलों के जो पेड़ है उनको काट करके वहां सोलर प्लांट जो है वो लगा दिए गए। पर आप धरातल से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के किस प्रकार जो है मजबूती प्रदान करेंगे? सर मेरा ये प्रायोरिटीज रहेगा कि जब भी ये मौका मिलता है, जब भी गांव के लोगों के बीच में जाते हैं, जब भी स्कूल में जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करेंगे प्लांटेशन। जब भी वर्षा ऋतु आती है, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो, स्कूल में हो, मंदिरों के आसपास में हो, गांव के चौराहे के आसपास में हो। कहने का मतलब जहां जगह पर्याप्त चारागाह है वहां पर रोड के किनारे किनारे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वृक्षारोपण पर ज्यादा फोकस, केवल वृक्षारोपण पर नहीं, पौधों को लगाने के बाद वाटरिंग की व्यवस्था, अच्छा, उनको ट्री गार्ड देना। केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, उसको पानी देना, उसकी देख रेख करना, उसको सुरक्षा देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम साल भर में सर, मैं कह रहा हूँ कि 100 पौधे, 100 पौधे भी सही ढंग से डेवलप कर पाए तो धीरे धीरे ये काम हमारा बढ़ता जाएगा। और पीपल और बरगद और इस तरह के जो वृक्ष है जिनसे ऑक्सीजन ज्यादा ऐसा बोलते हैं कि रिलीज होती है, इस तरह के अगर पेड़ पौधों को हम बढ़ावा देंगे तो निश्चित ही हमारा पर्यावरण सुधरेगा। और इसके लिए हम विशेषकर हमारी जो माताएं बहनें हैं इनको भी हम थोड़ा मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि जब भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं तो उसपे वो वृक्षारोपण को बढ़ावा दे। ये है सर। ये बड़ी अच्छी बात पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपने बताई है। सर मेरा जो है वो अंतिम सवाल आपसे रहेगा, और इस सवाल से पहले
मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी जनता के बीच में, अपने गांव के लोगों के बीच में कोई संदेश छोड़ना चाहते हैं? गांव के लोगों को तो सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं एक युवा हूँ और बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारे गांव के लिए सपने हैं। हाँ। जो बचपन से लेकर मैं अब तक चल रहा हूँ। मतलब ये आप दुर्भाग्य ही समझे कि मैं इतने साल गांव से बाहर रहा, लेकिन अब मेरा मन है कि मैं पूरी ताकत से गांव के लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, गांव की प्रॉब्लम के ऊपर काम करना चाहता हूँ। जो कि तीनों गांव इस पंचायत के हैं, उनको समान रूप से इनके हित में काम करने की मेरी इच्छा है। तो मैं सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों से और गांव के हर एक जिम्मेदार नागरिक से निवेदन करूंगा कि आप मेरी सोच को समझें और हम सब साथ मिलकर काम करें। सरपंच के लिए मैं दावेदारी कर रहा हूं। अगर मेरा जो उम्मीदवारी आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे जरूर सहयोग करें, जरूर सपोर्ट करें। यहाँ जो सर ने बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है। मैं झुंझापुरा के लोगों से और वहां की जनता से ये कहना चाहूंगा, वहां की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान सहित भारत की जनता से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है आपके क्षेत्रकार जो आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि आप मेरे खिलाफ, अगर आपको लगे कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं तो आप मुझसे हिसाब मांग सकते हैं। आपको लगे कि ये उचित या सही हिसाब नहीं दे रहे हैं तो आप मेरे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमें कहीं ना कहीं एक बार मौका देना चाहिए। सर, अंतिम ही सवाल मेरा रहेगा आपसे। सवाल इस प्रकार है कि अगर आप किसी नेता के अंदर या फिर एक अच्छे नेता के गुण और लक्षण जो है, अच्छे नेता होते हैं उनमें किस प्रकार के गुण और किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए आपके अनुसार? एक अच्छा नेता, एक आदर्श नेता किस प्रकार का होना चाहिए? आदर्श नेता में सर मैं देखता हूं कि ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है और ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियां जो लोगों के हित में है, जो लंबे समय तक चल सकती है, उनके लिए उपयोग में आ सकती है। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन का आपने स्कीम चला दिया और दूसरे दिन वो फ्यूज। तो मेरी ये सोच है कि हम ऐसी नीति में विश्वास करते हैं जो लंबे समय तक चले, जिसको लोग अपनाएं, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो देश हित में हो, अच्छा, जो सर्व जन का कल्याण करती हो, वैसी मेरी सोच है। ये बात आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व को कुटुंब मानता हो, अपना परिवार मानता हो, वो नेता जो है सबसे अच्छा नेता होता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई और आप आज जो है जीआरजी स्टूडियो में पधारे। गांव की गूंज जो है इसको आपने पधार करके वास्तव में बहुत अधिक ऊर्जावान जो बनाया है। हमें भी यूं मतलब यूं कहें तो हम स्वयं से मोटिवेट होते कि आप जैसे लोग, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग जो है वो यहाँ तक आकर के हमें एक मौका दे रहे हैं अपनी आवाज जो है उसको लोगों तक पहुंचाने, और आपकी जो उम्दा सोच है उसको लोगों तक पहुंचाने का जो अवसर आपने प्रदान किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता है जीआरजी परिवार। और इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के उम्दा विचार वाले और इस प्रकार के एक बड़ी और अच्छी सोच, पारदर्शिता को बनाए रखने वाले, पारदर्शिता को मान्यता देने वाले व्यक्ति जो आपके अपने जन सेवक हो, आपके अपने बेटे के रूप में आपका काम करे, आपकी सेवा करे, इस प्रकार के सरपंच पद के प्रत्याशी और अपने सरपंच की आवाज को सुनने के लिए, उसकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप जीआरजी परिवार से जुड़े रहिए और जीआरजी परिवार की हाथ को जो है वो मजबूत कीजिएगा। आपको जीआरजी हमेशा से भरोसा दिलाता आया है कि समय समय पर जीआरजी जो है आप सभी के हित में कार्य करेगा, आप सभी की आवाज को धरातल से उठाकर मजबूत करने का कार्य करेगा। इसी प्रकार की आवाज सुनने के लिए जुड़े रहिए जीआरजी के साथ। धन्यवाद।